बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी साहब को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ न लेने के हुक्म इम्तनां में 13 मार्च तक तौसीह कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत निजकारी से मुतल्लिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इदारों की निजकारी के अमल पर भी गौर किया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी साहब को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है, जबकि अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी है, क्या कहें? मज़ाहिर नकवी साहब को जो बरतरफ किया गया है, जी। इसका मतलब ये है कि उनको मराद भी नहीं मिलेंगी और वो गालिबन अपने नाम के साथ साबिक जस्टिस का जो टाइटल है वो भी नहीं लगा पाएंगे। और ये आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि मज़ीद इस किस्म के जो सख्त इक़दाम हैं वो रियासती अदारे लेंगे। अपने अंदर भी ये देखें, अदालत ने अपने ऊपर फैसला किया है, ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे डिसीजन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरी कोई मज़ाहिर नकवी साहब से मुलाकात नहीं हुई ना वो, लेकिन ये है कि जो मैंने बात सुनी, देखें इसमें जज साहिबान के अंदर बिल्कुल भी यानी ये होता है ना कि मैं मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है उसमें एक सबसे बड़ी ख़ामी ये है कि मेरा जज, उसका जज, इसका वकील, उसका वकील, ये इसके सामने जाओ, उसके सामने जाओ, ये बेंच, ये जज, ये ऐसे, ये मेरी मर्ज़ी का, ये उसकी मर्ज़ी का। उसके नतीजे में जज साहिबान भी बरसा बरस से पोलिटिसाइज हो गए। तो अब ये जो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि जी ये पहले इनका ये उसके साथ थे तो ऐसे मुकदमे नहीं, वो हर मुकदमे को अलग से जज साहिबान देखें और आज़ाद अदलिया हो। मतलब है कि वो कि जी ये जज जो हैं ये तो इनकी तो ये राय थी, इनकी ये राय, ऐसे नहीं। वो हर केस के मेरिट पे और हर वकील अपने दलील दे, और वो वकील भी ये ना कहें कि जी हमारे सामने ये बेंच बनेगा तो हम सुनेंगे, और जज साहबान भी पसंदीदगी का बेंच उनके ना बनवाएं, तो अदालती निज़ाम खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अपने फैसलों को इंडोर्स करवाएं। अदालत अपने फैसलों को मुकम्मल ताकत से इंडोर्स करवाए कि जो फैसला हो गया वो हो गया, दैट्स इट। और उसमें अपीलों का हक भी दे, सब कुछ दे। लेकिन ये जो है ना, हमारे मुल्क में बहुत सारे मामला जो जिन्होंने रियासत का बहुत नुकसान पहुंचा, सत्यानाश हमारा जो सिस्टम हुआ है, उसमें एक ये भी है, मेरा जज, उसका जज, इसका वकील, वो ये वकील के सामने लगाएगा। मैं बिल्कुल नहीं जानता इन जज साहिबान जो मौजूदा हैं या मैं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि एक नेक्सस ज़रूर एग्जिस्ट करता रहा है बरसा बरस से इस मुल्क में, कि वो जी ये बेंच होगा ना तो इसका हमने ऐसे होगा, ये बेंच होगा, बेंच देख के पता चल जाता है ये क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, इस तरह। ये बिल्कुल तासुर ही गलत है। तो ये जैसे अभी हुआ है, आने वाले दिनों में कोई भी बेंच हो, कोई भी बेंच हो, कोई भी जज साहिबान हो, दलाइल उनके सामने दें वकला भरपूर अंदाज में, और वो जो है वो जाहिर है कि बार और बेंच के ताल्लुक तो अपनी जगह मौजूद है, उसको रहना चाहिए। लेकिन ये चीज़, ये मामला जो है ना कि जी उसके सामने मेरा केस लगेगा तो ठीक हो जाएगा, वकील कह रहा है, उसके सामने केस लगेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये हो रहा है जैसा भी हो, तो ये मेरा ख्याल है कि ये हमें हमारी अदालती इस्लाहात में ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये तासुर ख़त्म हो जाए। मैं ये जो जज साहब हैं इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस किस्म के फ़ैसले अगर किसी ठोस बुनियाद पर लिए जा रहे हैं और कोई वजूहात हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, तो वो ठीक हैं, और उनको फिर इंडोर्स करवाया जाए मुकम्मल ताकत के साथ। ये दुनिया ये कहीं पर है ही नहीं। आप किसी जमहूरी मुल्क में चले जाएं, किसी ऐसे मुल्क में जहाँ जमहूरियत नहीं है वहाँ चले जाएं, मतलब वहाँ पर वो लॉयर जाता है कोर्ट के सामने, दलाइल होते हैं, वो कभी कुछ तसव्वुर कर सकता है कि वो जो है वो इंग्लैंड में या नॉर्वे में उधर का कहे कि जी ये मैं वकील करता हूँ, मैं उसके सामने केस लगवा दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, अच्छा ये वकील ऐसा नहीं है, ये ऐसा इस तरह होता है? कहीं भी लॉ के मुताबिक चीज़ें चलती हैं पूरी दुनिया में। इसी तरह से ये जहाँ जिन मुल्कों में जमहूरियतें नहीं भी हैं, अब अरब मुल्कों में चले जाएँ, वहाँ पर लॉ पे बात चल रही है, सीधा सीधा वो उन्होंने डाला, एप्लीकेशन डाली। अब तो ऑनलाइन ही सिस्टम हो गया ना, ऑनलाइन के ऊपर डाला, ये चीज़ें आपकी पूरी हैं, पूरी नहीं है, वो ख़त्म। तो अल्लाह करे कि ये जो भी फैसले हैं
इस वक्त वो अदारों की बेहतरी की तरफ जाएं, बजाय इसके वो शख्सियात के जो हैं वो उनको देख के स्पेसिफाई हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे नहीं पता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने क्या फैसला, क्या मामला थे, या क्या जज साहब के बारे में क्या मामला थे, लेकिन ये है कि सॉलिड होंगे यकीनन, जो तमाम जज साहबान ने ये इतना सख्त फैसला किया। और अब यानी मैं बिल्कुल मदाइन नकवी साहब को कोई बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो फैसला होना उसमें ये तासुर ख़त्म हो जाना चाहिए हमेशा के लिए कि जी जज जो हैं वो, एक तो ये मुकद्दस गाय वाला अपने जज को ही उन्होंने ये किया, ये भी ठीक है। दूसरा ये है कि जी वो फैसले अपने इंडोर्स करवाएं, और ये बात छोड़ दें कि जी लोग क्या कह रहे हैं। अदालतें कभी ये नहीं सोचती कि लोग क्या कह रहे हैं। आपने कभी सुना है लोग क्या कह रहे हैं जी जज के बारे में? कभी भी नहीं सुना। ये पाकिस्तान में होता है। आप दुबई जाएं, आप अमेरिका जाएं, वहाँ पे लीगल सिस्टम जो काम कर रहे हैं, या आप बरतानिया चले जाएं या कहीं चले जाएं और एक फैसला कोर्ट में करें और आपके अगेंस्ट आ जाए, आपने सुना है कि लोग बुरा भला कहना शुरू करते हैं जजों को? नहीं, ये पाकिस्तान में होता है, ये पाकिस्तान में होता है। और जो पीछे जजेस हैं वो भी ख़ास कानून के मुताबिक ही चल रहे होते हैं, जो बिल्कुल ये 1 2 3 4 5 6 7 जो कि उस रियासत के मुल्क के कानून है। तो ये कि हमें ये करना पड़ेगा, और ये करेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। और उसमें ये नहीं होता कि जी उसकी बिल्कुल सीधा सीधा जो है ना। तो ये अदालती इस्लाहात हैं, उसमें अच्छा लगे बुरा लगे सब कुछ करे, लेकिन ये है कि ये जो होता है ना जालिमाना रूथलेस डिसीजंस दरकार होते हैं कभी कभी। आप किसी कंपनी में, किसी अदारे में भी आप रूथलेस फायरिंग, लोगों को हायर करना बड़ा आसान होता है। अदारों में भी ना, मैं एक जुमला करूँ जो कंपनीज में या जो लीडरशिप कोर्सेज में बताते हैं, उसमें बताते हैं कि हायरिंग सबसे आसान है। 10 लोग बैठे हैं, यार 8 को हायर कर लो। फायर करना, हायरिंग इज ईजी, फायरिंग इज डिफिकल्ट। ये जिंदगी के रिश्तों में भी होता है, ये दोस्त वो दोस्त, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार। जो फायर करने का फैसला होता है ना कि अब के बाद ख़त्म, ताल्लुक़ ख़त्म, ये इसमें आदमी जो है ना ज़रा कमज़ोर पड़ जाता है, चाहे वो कंपनी में हो, चाहे वो अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में हो। तो रूथलेस फायर करना कि भाई यहाँ पर चीज़ नहीं बन रही, ये बंदा काम नहीं कर रहा, ये दोस्त अच्छा नहीं है, इस रिश्तेदार से कहता है ताल्लुक़ करना है, रूथलेस, वरना वो तबाह हो जाते हैं अदारे भी लोगों की दोस्तियाँ भी, ज़िंदगियाँ भी। रूथलेस, तो रूथलेस डिसीजन लेके जो नहीं काम कर रहे हैं उनको ठक 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 ठक। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, या लोगों की बातें सुन लें, या अदारे को या मुल्क को ठीक कर लें, या ज़िंदगी को ठीक कर लें। अच्छा जी, तो ये तो बात। अच्छा, वो काबीना का ऐलान नहीं हो रहा। रोज़ मैं सुबह से शाम तक सोचता हूँ कि काबीना का ऐलान क्यों नहीं हो रहा। तो वो मेरे ख्याल से वजारत ख़जाना के ऊपर ही अटका हुआ है मामला, बाकी तो किसी पर अटका नहीं हुआ। तो वजारत ख़जाना सामने आ जाए कि किसके पास है, डॉक्टर साहब हैं या डॉक्टर साहब नहीं है। दोनों बातें बराबर चल रही हैं इस्लामाबाद में, कि डॉक्टर साहब हैं और ये कि डॉक्टर साहब नहीं हैं। वहाँ पर जो है वो मामला अटका हुआ है। अगर वजारत ख़जाना उनके पास है, बाकी तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई है। अता तारड़ साहब का मामला साफ़ हो गया, उनकी वजारत का पता है हमें। ज़्यादा जो बात कही जा रही है, ख्वाजा आसिफ साहब का पता है, इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब का जो है वो उनके ऊपर कोई इशू नहीं है, और एहसन इकबाल साहब के ऊपर कोई इशू। लेकिन वजारत ख़जाना जो है ना, उसकी वजह से काबीना अटकी हुई है। तो देखते हैं कि कल तक काबीना हलफ उठाती है या नहीं उठाती, और उसमें क्या फ़ैसले सामने आते हैं। तो बाकी है कि बाकी पॉलिटिक्स एज यूजुअल, ठीक है। और आज का जो दिन है वो इसलिए अहम है पूरी दुनिया के लिए कि सारी दुनिया इस वक्त बिल्कुल इंतज़ार कर रही है कुछ देर के बाद सदर बाइडेन की तकरीर क्या होती है। ये उनकी अपने जो उनको दौरे सदारत है मौजूदा, उसकी ये आखिरी तकरीर होगी, स्टेट ऑफ यूनियन। और दो बड़ी जंगें उन्होंने, एक तो जहरियत है और एक जंग है। पुराने सारी जंगें अपनी जगह जारी थीं, अफ्रीका में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, बहुत तबाही बर्बादी से लोग जो है वो ज़रा
वापस आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह है कि एक जंग तो छिड़ी यूक्रेन में और एक जाहिरियत जो है वो शुरू हुई गज़ा में। और दोनों जगहों पे, एक जगह तो विक्टोरिया नुलैंड गायब हो गई दरमियान में, जो यूक्रेन पॉलिसी ही जिन्होंने अमेरिका की बना रखी थी, जैसे जॉर्ज कैनन ने बनाई थी सोवियत पॉलिसी। और ये जो है ये अब आज प्रेसिडेंट बाइडेन का खिताब होगा, स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, और उसमें उन्होंने मईशत का भी जिक्र करना है, उन्होंने अपने अवाम को बताना भी है, उन्होंने अपनी जो 4 साल के अंदर जो उनके कारनामे हैं, जो कुछ हासिल किया उन्होंने, जो कुछ उन्होंने डिलीवर किया अपनी कौम को, वो भी बताना है। फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स उनकी क्या हैं, मतलब क्या कोई है फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट, पहले तो ये पता चलेगा ना, क्या कोई है फॉरेन पॉलिसी, कोई एक भी है तो वो यकीनन बताएंगे। मतलब है कि नेटो का क्या बनेगा, नेटो एक्सपेंशन क्यों करवाई, मतलब अगर इस जंग को जीतना ही नहीं था चंद दिनों में तो आपने यूक्रेन को भी तबाह कर दिया, आपने रशिया को भी जो है वो दुनिया के सामने, दोबारा रशिया इमर्ज होकर सामने आ गया एक बड़ी पावर के तौर पे। तो ये सारे जो सवालात हैं इनका जवाब जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन को देना है। आज की तकरीर में नहीं देंगे तो सदारती मुहिम के अंदर ये बार बार सवाल होगा उनसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गज़ा में रमज़ान से पहले जंगबंदी करवाने में वो बुरी तरह से नाकाम हुए। एक अमरीकी सदर जो नेतन्याहू को नहीं कायल कर सका, जिसकी अपनी पार्टी के लोग लाखों की तादाद में सड़कों पे निकल रहे हैं अमेरिका में, और पूरा यूरोप निकला हुआ है, और डेविड कैमरॉन, वो जो इनके बेनी गांस थे, वो मिले वहाँ पे, जो नेतन्याहू के अपोजिशन लीडर थे लेकिन जो फ़ौज के सरबराह पुराने, और जो कि अभी वॉर कैबिनेट के मेंबर भी थे, जिनको बुला लिया था इन्होंने। तो जैक सलिवन से भी मिले, सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी मिले, और कैमिला हैरिस से मिले, मगर उसका नतीजा क्या निकला? क्या जंगबंदी हो गई? नहीं। फिर उसके बाद वो बरतानिया आए। बरतानिया में उनकी जो मुलाकात है ना, वो बरतानिया की उनकी एक मुलाकात को मैं बड़ी अहमियत दे रहा हूँ, और वो मुलाकात उनकी हुई है सर डेविड कैमरॉन से, जो कि ऋषि सुनाक से वज़ीर आज़म है ऋषि सुनाक, लेकिन वहाँ पर भी तो इंतखाबात होने जा रहे हैं। बरतानिया भी तो फंस रहा है ना अभी इलेक्शंस में, जिन मुल्कों में इलेक्शन होने जा रहा है उसमें बरतानिया भी है, तो बरतानिया भी उलझ गया इस वक्त अपने अंदरूनी इलेक्शंस में। बरतानिया में भी वही सूरत हाल अब डेवलप हो रही है जो कि अमेरिका में है, कि भी मुल्क अपनी पॉलिटिक्स में। लेकिन डेविड कैमरॉन जो है वो, उनकी शख्सियत ज़रा बुलंद है इससे थोड़ी सी, क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म है बरतानिया के। अमेरिका में इलेक्शन किसका हो रहा है? साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सदर और मौजूदा सदर। वो सदर जो 2020 में खज्जल ख्वार करके निकाल दिया था, वो वापस आ रहा है, गुस्से में आ रहा है, गुस्से में, ठीक है। और यहाँ जो है वो ऋषि सुनाक की हो, तो वो बात इतनी उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट ही नहीं किया, लेकिन डेविड कैमरॉन जो है वो एक सीनियर आदमी है। अब डेविड कैमरॉन की अलग मीटिंग हुई है बेनी गांस से, और ये वही डेविड कैमरॉन है। अगर हम दोबारा लोगों को याद कराएं तो टाइम न्यूज़पेपर चंद हफ्ते नहीं, दिसंबर का गालिबन टाइम था जो फर्स्ट स्लाइड है, दिसंबर में इन्होंने लिखा था डेविड कैमरॉन ने, दिसंबर में, कि इन्होंने कहा था कि वाई, और ये जर्मन वजीर खारजा के साथ मिलके इन्होंने एक मजमून लिखा था टाइम मैगजीन में, जो हमारी स्लाइड नंबर 1 है। इन्होंने कहा था वाई द यूके एंड जर्मनी बैक अ सस्टेनेबल सीज फायर। ये उस वक्त इन्होंने सीज फायर का जुमला इस्तेमाल किया था, ये है 16 दिसंबर। उस वक्त इन्होंने इस्तेमाल किया था जब ये बात अमेरिका नहीं कह रहा था, अमेरिका अटका हुआ था इस बात पे कि जी ह्यूमैनिटेरियन पॉज आगे पीछे। इन्होंने उस वक्त कॉलम लिखा था जर्मन्स के साथ। मतलब ये हिस्टोरिकल होती हैं बात चीज़ें। अब सीज फायर हुआ नहीं, उसको छोड़ दें, लेकिन दिस इज व्हाट द ब्रिटिश स्टांस वाज, ठीक है, कि जी सीज फायर, डेविड कैमरॉन। इसीलिए इनकी रिस्पेक्ट बहुत है पूरी दुनिया में, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, बाकी हवालों से उनको, उनकी बात को सुना जाता है। अब जनाब ये है कि वो
मैंने कहा यहाँ पर आए, यहाँ पर भी उनकी मुलाकात हुई, डेविड कैमरॉन से अलग मुलाकात हुई, डेविड कैमरॉन से अलग मुलाकात हुई। और फिर दूसरी मुलाकात जो है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसमें डेविड कैमरॉन भी थे और उसमें ऋषि सुनाक भी थे, बाकी अल्लाह खैर सलाह, और वो चले गए। लेकिन ये बरतानिया की तरफ से सख्त मैसेज दिया गया, वहाँ से कैमला हैरिस ने भी दिया। लेकिन सवाल ये है कि मैसेज को छोड़ दें, सवाल ये कि जंगबंदी की हो सकी नहीं हो सकी। रमज़ान 3-4 रोज़ रमज़ान में है और हमास का डेलीगेशन आज कायरा से चला गया। आज कायरा से हमास का डेलीगेशन चला गया, यानी रमज़ान, यकम रमज़ान जब होगी तो जहाँ दुनिया भर में तरावी की नमाज़ें हो रही होंगी और जहाँ पे दुनिया भर में उस दिन लोग रोज़ा रख रहे होंगे और जहाँ लोग सहरी और अफ्तार और तो वहाँ उस दिन और अज़ानें गुंज रही होंगी, तो वहाँ गज़ा जो है वो अंधेरों में डूबा होगा और ना वहाँ पे कोई रोटी होगी, ना कोई अद्वियात होंगी। वहाँ पर जो है वो आग बरस रही होगी, गोलियां बरस रही होंगी, बॉम्बिंग्स हो रही होंगी, मसाजिद पे हमले हो रहे होंगे, मीनार शहीद हो रहे होंगे। और इस पूरी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? यानी बिल्कुल यहाँ तक लाके, अच्छा अब अरब ममालिक और चाइना और रशिया, मैं अभी इसके ऊपर भी बात करता हूँ, लेकिन पहले ये देखें ना कि स्टेट ऑफ यूनियन में आज क्या खिताब होता है। भाई 2 जंगें हैं सर पे और बड़ा शदीद दबाव है डेमोक्रेट्स से। डेमोक्रेट्स हैं ये, डेमोक्रेट्स तो बहुत ज़्यादा, यानी डेमोक्रेट्स का तो जिसको बाइडेन जिनकी नुमाइंदगी करते हैं वो तो ह्यूमन राइट्स पे, बाकी मामलात पे, ये ह्यूमनिटेरियन एड के ऊपर, इसके ऊपर उनका एक ख़ास एक तारीख़ी हमेशा उनका एक स्टांस रहा है। और प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो वहाँ पे जाके वो आज क्या बात करेंगे अभी, क्या मतलब अगर वो आज इसराइल की भी तारीफ़ करनी है उन्होंने, ठीक है, वो सीज़ फायर भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, अमीर कतर से ये ताल्लुकात बहुत ख़राब हो जाते हैं कि आपने अमीर कतर को फ़ोन किया, उसके बाद वहाँ से डॉक्यूमेंट निकाल दिया, सीज़ फायर हो जाएगा 6 हफ्ते के अंदर अंदर। फिर आपने जनरल सीसी को फ़ोन किया, अब्दुल फताह सीसी को, मेरी मदद करो, सीज़ फायर करवाओ। इजिप्ट दरमियान में आया, रशिया के अंदर समिट हो गई उन सब की, फ़लस्तीनी रहनुमाओं की, महमूद अब्बास साइट पर हो गए मुकम्मल तौर पे, सारा कुछ हो गया और आखिर में आपसे सीज़ फायर नहीं हो रहा इस बात पे कि जी वो लिस्ट नहीं दे रहे आपको। और आपने ये वो हमास के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या उसमें था, पेरिस अकॉर्ड में था, पेरिस में तो ये था कि हम रोज़ एक बंदा छोड़ेंगे, अब आप सबके नाम लेके और उनको कहाँ रखा हुआ है और किस जगह लिए हो, इस चक्कर में लगे हुए हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, जिस पे हमास के लोग उठ के गए हैं, उसमें ये शर्त इसराइल ने की है कि ठीक है सीज़ फायर पर भी हम कर देंगे, सब कुछ कहेंगे, इसराइली फ़ौज अंदर ही रहेगी, इसराइली फ़ौज गज़ा में ही रहेगी, यानी वो देखती रहेगी कि अच्छा कहाँ खाना जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो घूमती रहेगी फ़ौज, यानी फ़ौज नहीं निकलेगी। फ़ौज नहीं निकलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो ख़त्म हो गया ना पेरिस अकॉर्ड। यानी उसमें तो ये था कि भाई गज़ा की सिक्योरिटी जो है वो एक न्यूट्रल मुस्लिम ममालिक की जो कि वो फ़ौज संभालेगी, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते संभाल लेंगे सिक्योरिटी के लिए, वो इंश्योर करेंगे कि वहाँ पर। लेकिन ये है कि वो इसराइल का कहना है कि नहीं हमारी फ़ौजी होगी यहाँ पर, और किसी कोई मुल्क के सिपाही नहीं आएंगे, ना कोई यहाँ पे उनको मदद फराम करेगा, ना इसमें अक़वाम मुत्तहिदा आएगी, ना इसमें मुस्लिम मालिक आएंगे, किसी के हम होंगे, हम ही होंगे। इवन अमेरिकन भी नहीं होंगे, अमेरिकन भी नहीं होंगे, हम होंगे सिर्फ, क्योंकि हमें तो शक है कि अमेरिका भी मिल गया। मतलब वो बिल्कुल इस वक्त जो है ना, वो मुझे नहीं पता कि आगे आने वाले दिनों में अल्लाह खैर करे क्या होने जा रहा है। लेकिन यह कि रमज़ान से पहले जंगबंदी की तमाम तर कोशिशें आज इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि हमास के डेलीगेशन ने जाते जाते ये कहा कि हम अगले हफ्ते फिर, हमारी तरफ से जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं, हम अगले हफ्ते फिर आएंगे। तो अगले हफ्ते फिर आएंगे का मतलब ये है कि रमज़ान शुरू हो चुका होगा। वो कल परसों 1 दिन 2 दिन 3 दिन का भी कह सकते थे, वो बैठे रहे, लेकिन वो चले जाएंगे। और अब उसके बाद ये है कि पूरी दुनिया के लिए अब ये मसला अब क्या होगा, उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ बाइडेन इंतज़ामिया जाएगी और वो अभी उठाएंगे। अभी जो होगा आने वाले दिनों में, जो कुछ होने जा रहा है उसकी सारी की सारी, अब आप देखिएगा, आज जो मैं बात कह रहा हूँ कि बाइडेन इंतज़ामिया अभी चंद दिनों में किस बड़े बहरान का शिकार होने जा रही है आलमी सतह पे। ये जंगबंदी जो उन्होंने नहीं करवाई और उन्होंने कहा कि पेरिस, और CIA के चीफ उसमें लॉयड ऑस्टिन, उनके बाकी लोग जो कहते रहे कि रोकें, और बेशुमार अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के लोग रिज़ाइन कर गए थे, पेंटागन के लोग रिज़ाइन कर गए थे। अमेरिकन में इतना था कि गलत है, ये गलत वॉर है।
हमास को डिफेंड नहीं कर रहे थे, वो हमास को नहीं डिफेंड, वो कह रहे थे ये अब एक तो है ना हमास को डिफेंड करना, एक ये है कि ये फ़लस्तीनी जो इनोसेंट है इनको क्यों मार रहे हैं आप, ह्यूमैनिटेरियन पूरा यूरोप वहाँ से साइप्रस से खोल रहा है एक उनका कॉरिडोर बना रहा है। तो ये अगर आपने ट्रक लूट लिए, लोगों को मार दिया, चाहे बच्चों को खाना जमा करो, बच्चे जमा हुए, आपने वहाँ बम गिरा दिया, अगर ये करना था, और अमेरिका की पोजीशनिंग दुनिया में ग्लोबल स्टेज पे क्या होगी बाइडेन इंतज़ामिया की, ये अब बाइडेन इंतज़ामिया को बहुत सारी चीज़ों का खुद जवाब देना है। ये ऐसे आराम से पतली गली से मेरा ख्याल है कि ना ये गज़ा पे निकल पाएंगे बाइडेन और ना निकल पाएंगे ये यूक्रेन पे। दो जंगें इनके गले पड़ गई हैं बहुत बुरी तरह। अच्छा, अब आ जाएं कि जनाब ये अब एक बुरी खबर है, जाहिर है कि वो जंगबंदी नहीं हो रही रमज़ान से पहले, और इन्होंने सारी दुनिया को, अपने इत्तेहादियों को, इन्होंने अरब ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को, सबको इन्होंने इम्तिहान में डाल दिया, बरतानिया समेत। अच्छा, अब इसमें जो है दूसरा मसला, तो ये अब अच्छा साथ ही चाइना ने एक अनयूजुअल बयान दिया आज। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके वांग यी, उन्होंने आज एक अनयूजुअल सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की है, लेकिन मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ क्योंकि बात जो है वो जुमला ऐसा है कि उसको उनके मीडिया के हवाले से मैं कोट करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो एग्जैक्टली 9th स्लाइड CGTN, Chinese foreign minister calls 5-month-old Gaza conflict disgrace for civilization. Disgrace for civilization. We support Palestinians full membership in United Nations. मुकम्मल मुल्क के तौर पे हम अक़वाम मुत्तहिदा में सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अ सर्टन UN सिक्योरिटी, एक सर्टन UN सिक्योरिटी मेंबर के स्टॉप लाइंग ऑब्स्टिकल टू दैट एंड, कि रास्ते में रुकावटें खड़े करना बंद करे। अब कौन है वो? वन सर्टन UN सिक्योरिटी, एक ही है ना पूरी दुनिया में इस वक्त जो वीटो करता है। ये अब आप जरा लैंग्वेज, ये आप जबान पे जरा गौर करें जो चाइना ने स्टांस लिया इस वक्त पैलेस्टीनियंस के लिए, और ये इत्तेफाकिया नहीं है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये बात आना, ये इस मरहले पे ये मैटर कर रही है। अच्छा, ग्लोबल टाइम्स में, इसी को मैं पे ग्लोबल टाइम्स की तरफ जाते हैं कि वहाँ पे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की ये का बयान किस तरह कोट हुआ है। 2 स्टेट, 7 स्लाइड, 2 स्टेट सोल्यूशन ओनली वे, 2 रियासती हल जो पाकिस्तान का, दुनिया का, तो 2 रियासतें ओनली वे टू ब्रेक विशियस साइकिल ऑफ इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, एलिमिनेट द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। अच्छा, अब इशू ये है कि जनाब उन्होंने, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन नोबल एंड हम्बल लाइव्स एंड पीपल शुड नॉट बी फेवरिंग लेबल्ड अकॉर्डिंग टू देयर रेस और रिलीजन। द फेलियर टू एंड ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर कॉज्ड बाय पैलेस्टीनियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट टुडे इज अ ट्रेजेडी फॉर ह्यूमैनिटी एंड डिसग्रेस फॉर सिविलाइजेशन। डिसग्रेस फॉर सिविलाइजेशन। अच्छा, अब ये जो है ना बात सारी ये है, और UN को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये देखें। उसके बाद वो कहते हैं कि सिविलियन पॉपुलेशन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें वो बात कर रहे थे और कहते थे 1 लाख के करीब कैजुअलिटीज़ हो गई हैं इसमें, और इन्होंने पूरा पैलेस्टाइन के ऊपर आज बात की है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अर्जेंट इमीडिएट सीज फायर एंड टू एंड द फाइटिंग एंड ओवरराइडिंग प्रायोरिटी। द पीपल ऑफ गाजा हैव अ राइट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड एंड द वुमेन एंड चिल्ड्रन डिजर्व टू बी cared for by their loved one, the Chinese foreign minister said. इशू ये है सारा, मैंने आपसे कहा ना कि ये सिर्फ चाइना की बात नहीं है, ये अमेरिका के लोगों की भी बात है, ये यूरोप की भी बात है, ये इंसानियत की बात है कि आप वहाँ पर बच्चों के लिए आपने, और औरतें ज़ख्मियों के लिए आपने दवाइयाँ रोकी हुई हैं इन्होंने, और ये प्रेसिडेंट बाइडेन वहाँ बुला के गांस को और इसको सुना रहे हैं किससे कहानियाँ, टोपी ड्रामे, वो अमीर कतर को फ़ोन कर दिया, इसको कर दिया। तो ये अब सीज़ फायर नहीं होता और रमज़ान शुरू होता है और वो जाते हैं मस्जिद अक्सा की तरफ जो मुसलमान हैं, क्योंकि इस्माइल हानिया ने कहा था कि अब जाएं, और वहाँ पे अगर झड़पें शुरू होती हैं पहली रमज़ान को, तो उसके बाद ही मुझे नहीं पता कि क्या होगा आने वाले दिनों में, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ये सारे लोग जो दरमियान में डले हुए थे, और ये CIA का जो चीफ है विलियम बर्न्स, ये क्या कर रहे थे मौसूफ, और जैक सलिवन, मेरे ख्याल से कुछ लोग शायद और आने वाले दिनों में रिज़ाइन करें या वो हट जाएं, या क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट नाकाम हो गए ये बात कह के। यानी सेथ मेयर के शो में उन्होंने कहा कि मंडे से जो है वो सीज़ फायर होने जा रहा है, और वो सीज़ फायर करवाने में नाकाम हो गए।
एक बात तो ये होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न पैदा हो गया इस वक्त, वो ये हुआ है कि जो पहली दफ़ा जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है, ये बहर अहमर का क्राइसिस और अटैक्स होना शुरू हुए हैं और ये क्राइसिस शुरू हुआ है, तो तब से पहली मर्तबा मैं यहाँ पे यूएस सेंट्रल कमांड को कोट कर रहा हूँ, ये 10 स्लाइड को, कि पहली दफ़ा यहाँ पे इंसानी जानें गई हैं। अभी तक तो जहाज़ डूबा था ना जी। लेकिन अब ये हुआ है कि उस जहाज़ पे आग लगी है और आग लगने के नतीजे में वो जहाज़ डूबा, अभी पता नहीं डूबा है या नहीं डूबा, लेकिन उस पर इंसानी जानें चली गई हैं और उस पर फिलिपिनोस थे। ये मैं सेंटकॉम की 10 स्लाइड को कोट करता हूँ, हुतीज किल इनोसेंट सिविलियंस वाइल विद मिसाइल अटैक। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि 6 तारीख को अटैक हुआ और ईरानियन बैक्ड हुती टेररिस्ट कंट्रोल एरियाज ऑफ यमन, इस तरह ठीक है ना, बारबाडोस फ्लैग्ड, लाइबेरियन ओन्ड यहाँ पे कैरियर था, गल्फ ऑफ एडन से जा रहा था, मिसाइल ने अटैक किया, 4 लोग इसमें जानों से चले गए और 3 जो हैं वो क्रिटिकल हालत में हैं और बाकी जो, अच्छा इसमें यानी जो फिगर आ रही है वो आ रही है कि 25 लोग तकरीबन कम से कम जो है वो जले हुए हैं शदीद, और इसमें फिर उन्होंने पैक्ट किया 2 वेसल्स को, ये वो सारा जो भी किस्सा लिखा हुआ है। अच्छा, ये इनका बयान आ गया, लेकिन जो इशू है वो ये है कि हुतीज़ जो हैं ये तो देखें तशद्दुद बढ़ेगा। अच्छा, ये फिलिपिनोस, ये देखें अमला जो है जहाज़ों में जो अमला है, अब इसमें फिलिपिनोस थे, इसमें श्रीलंका के लोग थे, इनोसेंट लोग थे ना, उनको तो नहीं पता दुनिया में जंगे हुए, तो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी ड्यूटी लग गई, जहाज़ पे जाओ। इसमें एक इंडियन, एक इसमें श्रीलंका का था गालिबन या नेपाल का था, 2-3 श्रीलंका के लोग थे, गरीब गुरबा, जहाँ उनको जॉब मिली, उनको क्या पता कौन सी जंगें हो रही हैं, नौकरी कम करनी है, इधर ड्यूटी लगा दो उधर। होता ये है कि वो ख़ास मुल्कों के लोग उनको कहते हैं कि ये अच्छा ये शिप है ना, इसमें जाओ सफ़र करो, तो वो उसमें श्रीलंका, फिलिपिनोस, नेपाल और इस तरह मुल्कों के थे, एक इंडिया के शहरी उसमें, और बाकी लोगों को तो उस पर अटैक हुआ और उसमें ये फिलिपिनो थे जो जिनकी जानें चली गई। अब ये ट्रेजेडी है बहुत बड़ी, लेकिन उसके साथ ये है कि ये तो आने वाले दिनों में बढ़ेगा, और उसके साथ ही ये हुआ है कि जो केबल है, यानी जिससे हम ये इंटरनेट और फ़ोन सुन रहे हैं बैठ के, या व्हाट्सएप कॉलिंग सुन रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, ये दुनिया में हो रहा है, तो ये केबल तो समंदर के नीचे से बह रहा है ना, समंदर नीचे से यानी बहरे से मतलब है कि बिछा हुआ है, तो वो जो केबल है वो केबल भी कट गया, दरमियान में डिस्टर्ब हो गया बहुत बड़ी हद तक। अब वो हुतीज़ कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, बल्कि वो जो जहाज़ डूबा था ना रेबोर, वो जो जहाज़ डूब गया था, वो डूब के समंदर के नीचे जाके उन केबलों पे गिरा है, जिसके केबल डिस्टर्ब हो गए। तो ये एक क्राइसिस ऐसा है जिसको रोकना, जिसको बंद करना, जिसको थामना, ये अगर फैलता गया मसला, और अब ये देखें ये इसमें हिजबुल्लाह, इसमें दोबारा सीरिया, इराक, ये सारे इश्यूज़, अरब ममालिक ने पूरी कोशिश की, इन्होंने OIC की मीटिंग्स हुई हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में, जनूबी अफ्रीका दोबारा वहाँ चली गई है आलमी अदालत में, लेकिन इशू यह है सारा कि ये सारा का सारा जो क्योंकि अमेरिका इसमें फरीक बना था और CI के लोग आए थे, सेक्रेटरी ब्लिंकन कह कर गए हैं सऊदी अरेबिया से और जॉर्डेनियन किंग से और जनरल सीसी से और मुतबास से कि हम करने जा रहे हैं ये माहिदा, आगे बढ़ें, और वरना वो तो मिल भी नहीं रहे थे। तो बदकिस्मती है कि अब रमज़ान शुरू हो रहा है और आज देखते हैं कि स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में वो क्या बात करते हैं। जी ठीक हो गया। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि फॉर्म 45 का जो मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्या कहेंगे? जी, ये चैलेंज होते रहेंगे और ये मतलब होते रहेंगे चैलेंज, काफ़ी दिन इसमें लगेंगे। अभी तो ये इलेक्शन कमीशन ने किया है, तो शायद इलेक्शन कमीशन, फिर हाई कोर्ट, फिर ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, तो इसमें कुछ वक्त लगेगा। और उस वक्त के दौरान जो है वो तहरीक इंसाफ एहतजाज करती रहेगी
और फिर वही बात कि अब उसको कैसे, उस एहतजाज को कैसे हुकूमत संभालती है और कैसे चलती है, हुकूमत का काम है। लेकिन उसमें वो दिफाई पोजीशन इसीलिए रहेगी क्योंकि हुकूमत के लोग भी उसमें मुतासर हो गए हैं, तो ये कह ही नहीं सकते कि अच्छा जी हम हार गए तो हम ठीक हारे हैं, क्योंकि वही कह रहे हैं कि जी हम हारे, लोग हारे हैं। तो मतलब एक अजीब सा इस वक्त एक कन्फ्यूजन है। तो ये थोड़ा सा ज़रा 2-3 दिन में ये हुकूमत साजी हो जाए और एक सेटअप बन जाए और फिर हम एक आध और सेशन देख लें पार्लियामेंट का, तो फिर अंदाजा होगा। लेकिन अदम इस्तेकाम मेरे ख्याल से हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि रियासत अदम इस्तेकाम का शिकार हो। और ये एक तो है ना, पार्लियामेंट के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, अदालतों में हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन ये कि पार्लियामेंट में भी अगर एक तरीके से पार्लियामेंट चले, जो कि भी नज़र नहीं आ रही चलती, लेकिन बहरहाल मुल्क में तो मेरा नहीं ख्याल कि इंतशार होगा और होना भी नहीं चाहिए, मईशत उससे ओवरऑल डिस्टर्ब होगी। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था ना कि ये जंगें रोकना बड़ा ज़रूरी है, बरह रास्त पाकिस्तान पर असर हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, तो पाकिस्तान में भी हो रहा है। उधर महंगाई, उधर प्रॉब्लम, उधर जंगें, उधर ये, उधर दाएं बाएं आगे पीछे। तो ये अपना इंटरनल क्योस हमें जल्दी ख़त्म करना है और जल्दी ख़त्म करना है ताकि एक मरबूत आवाज़ हमारी बाहर जाए कि हम ये पूरी सूरत हाल जो है, जो गूफ अप हुआ हुआ मामला, इसको कैसे ठीक करना है। क्योंकि मेरा अपना अंदाज़ा इसमें ये था कि शायद ये गज़ा का मामला आगे बढ़े और इधर से कुछ नरमी आए, कुछ शराइत में उधर से नरमी आए, कुछ आगे पीछे मीडिएटर्स हैं बहुत सारे, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, अरब मुल्क, कई बहुत दुनिया पड़ी हुई है कि इसको रोका जाए किसी तरह फैलने से। नहीं फैल जाती है तो फिर ये इसमें लेबनान भी आ जाएगा, इसमें सीरिया आ जाएगा, इसमें अब कौन कौन से मुल्क आएंगे किसी को नहीं पता। अच्छा, तो ये है कि इसको, लेकिन ये अभी प्रेसिडेंट बाइडेन की तकरीर से वाज़ेह होगा कि ये क्या कहते हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो अंडर सी, ये अंडर ओशन, या जिसको जैसे भी कहें, जो भी इसके लफ्ज़ इस्तेमाल करें, ये इनको ये डैमेज हुए हैं। अच्छा, ये अब डैमेज हो गए हैं और उसके नतीजे में कोई जहाज़ डूब गया है, एक जहाज़ डूब गया है, उसमें भी पहले आग लगी, फिर वो कई दिन तक वो आधा डूबा नज़र आता रहा, वो जो रुबे मार था, और वो आधा डूबा नज़र आता रहा। ये जो जहाज़ है, इस पर आग लग गई और इस पर 3 इंसानी जानें चली गई जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था जंग से। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि वो जहाज डूबा गालिबन, जो हुती से कह रहे हैं कि हमने केबल नहीं काटे। ये केबल्स जो हैं, ये जो टेलीफोन से हम सुन रहे हैं बात, ये यहाँ से हम बात कर रहे हैं किसी जगह पर भी, किसी मुल्क में दुनिया की बात कर रहे हैं, तो या मतलब ये सारा जो केबल है, और ये जो केबल है ये यहाँ से टावर, जो इस इलाके का टावर है, उस टावर तक जा रहा है। ये केबल टावर तक जा रहा है ना, हम कह रहे हैं आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, अच्छा जी यहाँ पे केबल, अच्छा जी वो इंटरनेट की आवाज़ कम हो जाती है क्योंकि टावर से दूर हो गए। तो टावर, एक टावर दूसरे टावर से, दूसरा तीसरे तक कनेक्ट होते होते अल्टीमेटली जाके वो फिर ये अंडर वाटर, ठीक है, और अंडर वाटर केबल फिर ये दुनिया को आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ से जो टेलीफोन कॉल, अगर पाकिस्तान से कोई अमेरिका फ़ोन कर रहा है, या अमेरिका से कोई इंटरनेट पे काम कर रहा है, या कोई व्हाट्सएप पे है, या कोई किसी भी तरह से है जहाँ इंटरनेट का कोई ताल्लुक है, तो वो जो है वो कनेक्टेड, वो हवा में नहीं है। वो हवा में तो तब होगा ना जब स्टारलिंक होगा, वो केबल यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो केबल है, इनके ऊपर जहाज चूंकि डूब के गिर गया तो ये केबल डैमेज हुए, और इसमें 3 केबल्स जो हैं। अच्छा, इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड ये है कि यहाँ से ये जो सिग्नल्स हैं उनकी स्पीड है, एक इंटरनेट का सिग्नल भी होगा ना, 2,10,000 किलोमीटर फी सेकंड, फी सेकंड, अ सेकंड, 2,10,000 किलोमीटर अ सेकंड, यानी 70% रोशनी की स्पीड से ज्यादा ये सिग्नल मूव करते हैं। ये रियल टाइम आपके सामने चीज, वहां से कोई बात कर रहा है तो यहाँ बात कर रहा है, तो वो रियल टाइम व्हाट्सएप पे कोई बात कर रहा है, स्काइप पे बात कर रहा है, कोई जूम पे बात कर रहा है, इतनी तेज उसकी स्पीड है। अब यह है कि 3 इसमें, और ये जो है ये इस तरह से बिल्कुल ये समंदर की तह में केबल्स होते हैं, समंदर की तह में केबल्स हैं। ये पहले 8 के पेयर्स में वो एक स्टैंड सा बना के, वो उसके में फिर वो 16, 34 ऐसे ऐसे करके बहुत सारे केबल्स जमा होते जोते जमीन समंदर के नीचे तहों में। शार्क मछलियां इन पर अटैक करती रहती हैं, लेकिन इनको बड़ा महफूज बनाया जाता है कि भाई ये जो है ये समंदर की तह में बिछे हुए हैं, और इनको बिछाना भी बड़ा मुश्किल है, महंगी भी बहुत है, और इनकी रिपेयर करना भी बड़ा मुश्किल है। अब ये 3 केबल जो हैं ये डैमेज हुए हैं, और अगर हम इसमें देखें ये मैप में 3 केबल्स इसमें हमें डैमेज होते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो जो 3 केबल्स हैं
उनमें एक तो जो केबल है वो है EIG। ये केबल जो है ये यूरोपियन इंडिया के गेटवे है, और ये जो है ये कनेक्ट कर रहा है इंडिया को, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है UK से मुंबई तक। अच्छा, फिर दूसरा सीकॉम है। सीकॉम जो है ये कनेक्ट कर रहा है फ्रांस से, रेड सी से गुजरता हुआ इंडिया और साउथ अफ्रीका तक। ये इसकी दो मतलब ये इस तरफ भी जा रहा है, उस तरफ भी जा रहा है। और फिर AAI-1 जो है ये लिंक कर रहा है जो कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये लिंक कर रहा है फ्रांस, इटली और ग्रीस को, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया पूरा और हांगकांग। अच्छा, ये इस तरह से केबल हैं। तो ये जो 15 में से गालिबन 3 जो बड़े यहाँ से गुजर रहे हैं, तो उसमें से 3 डैमेज हुए, कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन बहरहाल डैमेज हुए। अच्छा, अब ज़्यादातर बस 2 रहे। हुतीस कह रहे हैं हमने नहीं किया, वो जहाज़ डूबा है, वो नीचे चला गया। अब जो जहाज़ डूबा है उसको कोई निकालेगा भी तो सही ना, वो कहाँ है जहाज़, किधर गया वो जहाज़, किस जगह पे गिरा है जाके। और ये किस कदर ख़तरनाक बात है कि यहाँ पे अब प्रॉपर यानी मिसाइल्स और अच्छा कोई 45 अटैक्स किए हैं हुतीज़ ने। उन्होंने जवाब में 4 अटैक्स किए हैं अमेरिका ने और बरतानिया ने, जो इनके मुख्तलिफ हुतीज़ के अड्डों पे। उसके बाद इनकी कोई किसी किस्म की जो हुतीज़ की जो कैपेबिलिटीज़ थी वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इन्होंने तो और आज अटैक कर दिए। तो इशू ये है कि और अटैक कर दिया, उसमें तानी जानी चली गई और आग लग गई है। ये मामला फैल रहा है। अब देखें ना, वहां से यहाँ आ चुका है, यहाँ पर अगर मामला ख़राब होते हैं तो सऊदी अरेबिया, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, बाकी मुल्क, उन्होंने इसको ये जो यहाँ पे अमन मुआहिदा हुआ था जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा का रोल था, यानी चाइना के इन्वॉल्व होने से पहले, चाइना ने जो सऊदी अरेबिया और ईरान के ताल्लुकात को बेहतर करवाया, उससे पहले ही ये मामला था कि जी इसको ख़त्म करें। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, हुती, ये डायलॉग स्टार्ट हो चुके थे, इसको ठंडा करें, इसको कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं। तो ये मंसूर हादी और ये सारा जो भी अब्दुल्ला साले, ये उसको ख़त्म करके एक जगह पर पहुँचें और एक इसका रास्ता तलाश किया। अब ये अगर ये फैलता है मामला यहाँ पे, तो ये मामला पहले तो ये जहन में था कि शायद ये इधर के मुल्कों को ज़्यादा, इधर के मुल्क तो इसमें बिल्कुल खामोश हैं। अब ये मामला जाएगा समुद्रों की तरफ, और उनको ये बड़ी आसान चीज़ मिल गई है कि यहाँ बहर अमर को अटैक करो, कार्गोज को। तो इसको अब कैसे रोका जाएगा? और इसमें जब तक पीस की तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब सीरिया और इराक से शुरू हो गई थी तकरीबन, वहाँ से वो रुके, लेबनान तैयार बैठा है, हिजबुल्लाह वो रुके वहाँ पे, वो इमाम होजुद्दीन वहाँ पे बार बार समझा रहे हैं नहीं अभी ठीक हो जाएगी, फ्रांस के लोग आ रहे हैं समझा रहे हैं। अब ये सीज फायर अगर नहीं होता और रमज़ान शुरू होता है और वहाँ पे इंसानी जाने, और वो मतलब है कि सारी सब एक तरफ रह जाएंगी, सारे वादे वही दिए वो सारे। और चाइना की तरफ से इतना स्टेट आज उनकी तरफ से आया है, और बरतानिया तो कह चुका है कि मुआहिदा हो ना हो हम फ़लस्तीन को मानने को तैयार हैं, हम तो उससे पहले मानने को तैयार हैं। ये कह रहे हैं कि एक मुल्क ऐसा है जो वीटो कर देता है, तो या तो ये करारदाद पेश करें अब अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और करारदाद को पास किया जाए सिक्योरिटी काउंसिल के, और उसके तहत फिर इसराइल को रोका जाए। और अगर ये, क्योंकि जंग बंदी होगी तो, वरना ये अगर रमज़ान के दौरान, ये मतलब रमज़ान की मैंने कहा ना, यकम रमज़ान का चांद नज़र आ गया और मस्जिद अक्सा तक मुसलमान गए और वहाँ पे उनको रोका गया, तो फिर और रमज़ान के अंदर अगर ये शहादतें हुई, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामलात रुकेंगे। ये मामलात प्रेसिडेंट बाइडेन को आज की स्पीच के बाद हर सूरत रमज़ान से पहले ये जंगबंदी करवानी होगी, वरना ये यूक्रेन में तो मुझे नहीं पता कि क्या हालात डेवलप होते हैं, लेकिन ये इंतहाई हसास मामला है कि मस्जिद अक्सा तक जाते हुए मुसलमान, और ये वादा ये कहा हुआ था, उन्होंने तो कहा था कि सीज फायर होगी। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इशू है, और टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इस वक्त रेस कर रहे हैं इस इशू को, वाशिंगटन में वो भी इसको रेस करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन आज गज़ा के ऊपर खुल के बात करेंगे, वरना ये कि कल उनके खिलाफ बहुत शदीद कैंपेन शुरू होगी, और उसका जवाब जो है वो मेरा निकाल के डेमोक्रेट्स दे पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।